चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग इस लेक्चर में 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का, जो कि हर एक ब्रांच के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेएसएससी जेईई में पूछा गया है, जो सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन हुए थे। कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और जिसमें से आपको 4 शिफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग का हुआ था, बाकी जो शिफ्ट था सिविल के अलावा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का भी हुआ था। तो पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनरल इंजीनियरिंग कवर करें और 80 क्वेश्चंस जो है, इसके बाद फिर उसके साथ में जो पेपर 1 में 40 क्वेश्चंस जीके जीएस रीजनिंग था और जो जनरल साइंस था, सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। करंट अफेयर्स भी उसमें था 40 क्वेश्चंस में। तो जो 40 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, 80 क्वेश्चंस के बाद जो 81 से 120 तक आ रहा है, तो वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएसएससी की, तो उस टाइप का पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, मैट्रिक लेवल हो, या फिर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो। जितनी भी वैकेंसीज आई हुई थी, एडवर्टाइजमेंट निकली हुई थी, हालांकि सारा वैकेंसीज तो अभी कैंसिल हो गई है, लेकिन फिर से एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो उन सब जो एग्ज़ाम है, सब में आपको जो 40 क्वेश्चंस है जीके जीएस रीजनिंग और करंट अफेयर्स की, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस मैं अभी प्रीवियस ईयर का कर रहा हूँ, ये जेएसएससी जेईई में पूछा गया है जनरल इंजीनियरिंग का पेपर 1, क्योंकि 2 पेपर होता है, सिलेबस आप लोगों को भी पता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो सबका कॉमन पेपर है जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग और इसके बाद माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए, तो सबके लिए ये पेपर जो है वो कॉमन है जनरल इंजीनियरिंग, इसलिए पहले इसको कवर कर रहे हैं। और फिर हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर जो है वो कवर कर लिया है। तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, कुछ लेक्चर का लिंक आइकन पे भी दिया जाएगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर मीन्स जो इससे पहले और एग्जामिनेशंस हुआ था 2013-14 में, तो उसका भी क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एंड सिविल जूनियर इंजीनियर का, जेएसएससी का। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में फिर से 20 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एग्रीगेट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज विच लॉ। एग्रीगेट का जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस लॉ को फॉलो करता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पास्कल्स लॉ, डार्सीज लॉ, फुलर्स लॉ, ओम्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ जो है, ये प्रेशर इंटेंसिटी को डिनोट करता है, जो प्रेशर इंटेंसिटी होता है उसको। डार्सी लॉ क्या होता है? ये जो परमिशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो होता है, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, उसको फॉलो करता है। लेकिन फ्यूलर्स लॉ जो होता है, वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, एग्रीगेट का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को। ओम्स लॉ तो आप लोगों को सबको पता है, रेसिस्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है आपका जनरल इंजीनियरिंग, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम कवर कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन था ओम्स लॉ V=IR। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एग्रीगेट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज विच लॉ, तो ऑप्शन हो जाएगा फ्यूलर्स लॉ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और ये सेकंड शिफ्ट का हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट का कवर कर चुके हैं हम लोग। और जितनी भी एग्जामिनेशंस है, अपकमिंग एग्जामिनेशंस टेक्निकल जेएसएससी से होने वाला है, चाहे जेईई का हो, माइनिंग इंस्पेक्टर का हो, फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का हो, सब में ये क्वेश्चंस बेनिफिट्स एंड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न आपका सारे एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में रहने वाला है। और यही क्वेश्चंस आपका पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर, जो सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था। इसके बाद जो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हुआ था, उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछा गया वो भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि उसमें एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो सभी का क्वेश्चन सेम था जनरल इंजीनियरिंग का। बाकी ब्रांच पेपर का हम लोग अलग से एक एक करके कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ लेंथ L एंड बोथ एंड रेस्टोरेंट इज। तो अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि इफेक्टिव लेंथ जो है कॉलम का वो L है, और बोथ एंड क्या है? रेस्टोरेंट है, तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लेंथ का जो रिलेशनशिप है, किस जो रिस्ट्रेंड अगर है बोथ एंड्स,
तो इफेक्टिव लेंथ का जो रिलेशन है वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 0.65 L। क्योंकि आप अगर कंक्रीट पढ़ रहे हैं या फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, आपका सिलेबस में है, या फिर स्टील स्ट्रक्चर है, या फिर आरसीसी डिजाइन है, तो इन सब में ये क्वेश्चंस आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा और दिया रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो इफेक्टिव लेंथ होता है, अगर बोथ एंड रेस्ट्रेंट हो तो कॉलम का जो रिलेशन होता है इफेक्टिव लेंथ के साथ वो कितना होता है 0.65 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज डज इट टेक्स फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट टू डेवलप द सेम स्ट्रेंथ एज दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट 7 days। तो कितना जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कितना स्ट्रेंथ डेवलप करता है 7 days में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में। तो कितना होगा, क्योंकि 2.5 होता है तो यहाँ पर पूछ रहा है जो स्ट्रेंथ, तो 2.5 होता है, लेकिन 2.5 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंकिंग फंड इज, ये क्वेश्चन जो है ये आपका एस्टिमेशन एंड इवेल्युएशन से है, जिसको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी बोलते हैं हम लोग। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड एक पे ऑफ लोन है जो कि फंड को सेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए फंड टू पे ऑफ लैंड एक्विजिशन, ए फंड टू सेटल टैक्सेस, ये दोनों नहीं है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जो कि एसाइड टू पे ऑफ लोन, लोन को पे ऑफ करने के लिए ये फंड जनरेट किया जाता है सिंकिंग फंड। ए फंड सेट एसाइड टू पे ऑफ लोन। कभी हम लोग क्या करते हैं, सिंकिंग मतलब जो डूब जाता है, डूबने वाला चांसेस रहता है। सिंकिंग मतलब जो फंड डूबने का चांसेस रहता है। तो वो कौन सा फंड डूबने का चांस रहता है? अगर आप कहीं से लोन लिए हैं और वो खर्च कर दिए, और अगर स्ट्रक्चर जो है वो क्या हुआ, फिर से रीडिजाइन करना हुआ, तो ये जो फंड जनरेट किया जाता है वो पे ऑफ लोन के लिए किया जाता है। ए फंड सेट एसाइड टू पे ऑफ लोन। लोन अगर लिए हैं और आपका स्ट्रक्चर फेलियर हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में ये फंड जनरेट करते हैं, और ये फंड प्रोवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जेएसएससी जेईई की वो सब हम कवर करने वाले हैं, और आपके लिए ये बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि अभी फिर से 3rd टाइम एग्जामिनेशंस होगा, और भी बहुत सारी वैकेंसी जो आई हुई थी अभी 2022 में, तो उसका भी एग्ज़ाम होगा। ये वाला वैकेंसी जो कैंसिल हुआ है इसके बाद, तो बाद में जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल माइनिंग इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, तो साथ में कंबाइन करके, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस बेनिफिट्स होने वाला आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस इन वाटर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो टोटल हार्डनेस जो होना चाहिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार, किसमें? वाटर में एक्सेप्टेबल लिमिट मीन्स जो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो कितना होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपका जो क्वेश्चंस है इन्वायरमेंटल का क्वेश्चंस है, या फिर बोल सकते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है, और ये आपको मिल जाएगा हार्डनेस कितना होता है, टोटल सॉलिड कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 200 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं वाटर में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जियोलॉजिक फॉर्मेशन विच स्टोर्स वाटर एंड इज आल्सो कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग वाटर थ्रू इट्स पोर्स एट ए लार्ज रेट इज कॉल्ड। एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए जियोलॉजिक फॉर्मेशन विथ स्टोर्स वाटर
एक जियोलॉजिक फॉर्मेशन होता है स्टोर वाटर के साथ एंड इज आल्सो केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग वाटर, और जो कि केपेबल होता है वाटर को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रू इट्स पोर, इसके पोर्स, पोर्स मीन्स जो छेद होता है, हॉल रहता है उसको, एट लार्ज रेट, और वो जो ट्रांसमिटिंग होता है तो वो लार्ज रेट में होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स एक बार फिर से आपको बतलाते हैं कि एक तरफ सॉइल है छोटा छोटा, एक तरफ ग्रेनुलर सॉइल है और एक तरफ सैंड है। तो जो सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा उससे होकर के वाटर, जो ट्रांसमिशन होगा वाटर का, तो किसके थ्रू होगा? ऑप्शन जो यहाँ पर है, एक्वीफर, एक्वीक्लोड, एक्वीफ्यूज एंड एक्वीटार्ट। तो जो सबसे ज़्यादा फ्लो होता है वाटर, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं एक्वीफर बोलते हैं। ये तो पूछ रहा था क्वेश्चंस में कि ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच स्टोर्स वाटर एंड इज आल्सो केपेबल ट्रांसमिटिंग वाटर थ्रू इट्स पोर एट ए लार्ज रेट इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वीफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शियर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट इन ए डबल कवर बट जॉइंट इज। ये क्वेश्चन आपका स्टील का भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी आपको मिल जाएगा कि शियर जो है वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट इन डबल कवर बट जॉइंट इज। तो शियर जो कैरिंग करता है कैपेसिटी जो होता है बोल्ट का डबल कवर बट जॉइंट, तो उसका क्या होना चाहिए? जो स्टेटमेंट दिया हुआ, डबल दिस शियर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट इन ए लैप जॉइंट। तो शियर कैरिंग कैपेसिटी जो होता है उसका डबल होना चाहिए जो लैप जॉइंट में बोल्ट लगा रहता है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ प्रॉप्स टू बीम स्पेनिंग ओवर 6 मीटर इज। स्ट्रिपिंग टाइम पूछ रहा है प्रॉप्स टू बीम स्पेनिंग ओवर 6 मीटर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 21 डेज होगा। स्ट्रिपिंग टाइम मीन्स आपको बता दें कि अगर कोई भी बीम है वो 6 मीटर लंबा है, तो उसको जो हम लोग जमने के लिए, हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो कितना दिन तक छोड़ते हैं? वो 21 डेज, 21 दिन तक हम लोग उसको सपोर्ट दे करके रखते हैं। उसको जब कंक्रीटिंग होता है तो 21 डेज तक उस सपोर्ट के साथ रहने देते हैं और इसके बाद फिर हम लोग रिमूव करते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिपिंग टाइम। तो 21 डेज तक हम लोग उसको रखते हैं, 6 मीटर अगर स्पैन लंबा हो तो। और इससे कम रहता है तो हम लोग 15 डेज में ही उसको क्या करते हैं, जो सपोर्ट नीचे से डालते हैं, शटरिंग जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग 15 दिन में ही, 14 से 15 दिन में रिमूव कर लेते हैं। लेकिन 6 मीटर थोड़ा लंबा हो जाता है तो इसीलिए इसको 21 डेज तक हम लोग स्ट्रिपिंग टाइम 21 डेज कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर एंड डिस्क्रिप्शन के साथ सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा होगा। ये क्वेश्चंस जो कर रहे हैं ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आप अगर एग्जामिनेशंस दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चंस आया हुआ था। ये सारा क्वेश्चंस अभी हम लोग जनरल इंजीनियर का कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग करेंगे ब्रांच पेपर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। हालांकि सिविल और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का हमने ऑलरेडी जो बहुत पहले एग्जामिनेशन हुआ था उसका कवर कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग व्हीकल कंपोनेंट्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग व्हीकल कंपोनेंट्स इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पर्पस है कि हम लोग पेंट को बनाने में, पेंट के मैन्युफैक्चरिंग करने में व्हीकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो इसमें लिखा टू स्प्रेड द पेंट इवनली, उसको पेंट को इवनली स्प्रेड करने के लिए। स्प्रेड मतलब फैलना, स्प्रेड द पेंट इवनली। स्प्रेड मतलब क्या होता है कि फैल जाना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फैलने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? व्हीकल कंपोनेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग कॉलम्स फेल ड्यू टू। जो लॉन्ग कॉलम है वो जो उसका जो फेलियर होता है वो किसके कारण होता है? बकलिंग के कारण, ये आपको भी पता है। और शॉर्ट कॉलम जो होता है उसका जो फेलियर होता है वो किसके कारण होता है? क्रशिंग के कारण। लेकिन यहाँ पर पूछा गया लॉन्ग कॉलम फेल ड्यू टू, तो लॉन्ग कॉलम जब फेल होता है तो वो किसके कारण होता है? बकलिंग के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको आ रहा है तो आप टिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन्स थ्योरम एनी टू टर्मिनल bilateral linear DC circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of। थेवेनिन्स थ्योरम का यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि अगर दो टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर डीसी सर्किट रिप्लेस्ड किया जाता है, मतलब एक दूसरे से रिप्लेस्ड किया जाता है, तो एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो क्या कंसिस्ट करेगा? तो ऑप्शंस में बहुत सारा दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस है। ए वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल विथ ए रेसिस्टर, ए करंट सोर्स एंड ए सीरीज रेसिस्टर, ए करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए रेसिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए वोल्टेज सोर्स एंड ए सीरीज रेसिस्टर, यही कंसिस्ट करेगा। एक वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट करेगा एंड सीरीज इन रेसिस्टर्स। ये अब इलेक्ट्रिकल पार्ट मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल से ही क्वेश्चंस था ये। और ये जो क्वेश्चंस है, कंसीडर द फॉलोइंग मैच सर्किट एंड कंप्यूट I2 एंड I3। तो ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ से I2 एंड I3 आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उस फॉर्मूला को यूज करेंगे एंड ओम्स लॉ यूज करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 7 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। सभी क्वेश्चंस का मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा जो भी आप कमेंट में पूछेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले इसको कवर कर लेते हैं इसके बाद। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इलेक्ट्रिकल से है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइन वेव इज, एसी साइन वेव जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। जो नंबर ऑफ साइकिल्स होता है वो पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है। द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड उसका फ्रीक्वेंसी होता है एसी साइन वेव का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग पिछले बार भी देखे थे, जो लास्ट क्वेश्चंस था सेट हमारा, जो प्रीवियस ईयर का कर रहे थे फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें भी ये क्वेश्चंस इस टाइप का आया हुआ था कि एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज रिप्रेजेंट बाय द गिवन सिंबल? तो ये वैरेक्टर डायोड है, ये सिंबल जो है इसको हम लोग वैरेक्टर डायोड बोलते थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डेवलपमेंट बाय ए हाइड्रो प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड हेड ऑफ वाटर। तो ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन पूछ रहा है द पावर डेवलपमेंट बाय हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड हेड ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अभी फिर हम लोग रीबैक आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट्स ऑन। एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किस पे ऑपरेट किया जाता है?
कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं डीसी एंड एसी दोनों के साथ, दोनों करंट अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सम मेजरमेंट वी प्लेस इट इन द रॉन्ग मैनर देन पॉसिबली द एरर इन रिजल्ट इज। जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कुछ मेजरमेंट करने के लिए, तो जो भी उसमें एरर्स अकर होता है, जो भी रॉन्ग मैनर देन पॉसिबली द एरर इन रिजल्ट इज, तो उसमें जो भी रिजल्टेंट आता है और उसमें जो भी एरर अकर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर। ये आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट के कारण जो भी एरर, बहुत सारे एरर होता है, रैंडम एरर जो कि इसमें दिया हुआ है, तो ये किसके कारण होता है, जो इंस्ट्रूमेंट एरर में इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर अकर होता है तो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर बोलते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स डज ए फोटो डायोड वर्क। कौन सा मोड्स जो है वो फोटो डायोड पे वर्क करता है। रिवर्स बायसिंग जो होता है, रिवर्स बायसिंग, वो फोटो डायोड पे वर्क करता है। ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोल रोड्स इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आपको पता है कि बोरॉन का जो रोड होता है, बोरॉन, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रोड्स के फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेव इज मेड बाय आर्मेचर एमएमएफ इन द डीसी मशीन। क्वेश्चंस एक बार फिर से समझ लेते हैं। विच टाइप ऑफ वेव इज मेड बाय आर्मेचर एमएमएफ इन द डीसी मशीन। तो किस टाइप का वेव जनरेट होता है आर्मेचर में जब डीसी मशीन, आर्मेचर एमएफ इन द डीसी मशीन, तो ट्रायंगुलर। किस टाइप का वेव, इस टाइप का ट्रायंगल टाइप का वेव आकर्ष होता है। मीन्स बोल सकता है ऐसे 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 करके वेव आकर्ष होता है। तो जो एमएमएफ इन द डीसी मशीन्स जो होता है, उसमें जो वेव जनरेट होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम लोगों का आज के लेक्चर में 40 क्वेश्चंस कवर हो गया है जनरल इंजीनियरिंग का। तो उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा और आप लास्ट तक देख रहे होंगे, एंड तक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो, आप पूरा सिलेबस कवर कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।